हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो क्लासेस है यह क्लासेस लेक्चर नंबर 10 है, क्योंकि लेक्चर 1 से लेकर 9 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लेक्चर नंबर 10 को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्योंकि हमने पिछले क्लासों में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार सब लोग अपने नोट्स को देख लेंगे कि हम क्या क्या पढ़े हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया, फिर हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, दूसरा टॉपिक। फिर हमने देखा इसके भौतिक संकेतन, यानी फिजिकल सिंबल, भौतिक संकेतन चाहे संकेतन। ठीक है, हमने देखा अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। आगे की तरफ अगर हम चले तो अगला जो हमारा टॉपिक था यह था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या था? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। के प्रकार, यानी कुल मिलाकर हम बता दे रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पांचों टॉपिक है हमारा। तो आप लोग देख लेंगे नोट्स में कि क्या रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट है, उसके अभिलक्षण कंप्लीट होने चाहिए, भौतिक संकेतक कंप्लीट होनी चाहिए, अब अभिकारक और प्रतिफल से आप क्या समझते हैं ये कंप्लीट होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यह है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने देखा कि, यानी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, तो हमने एक नंबर में अगर हम देखेंगे तो हम जो पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया। तो अब चीजें क्लियर होना चाहिए, यानी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होना चाहिए, किसे कहते हैं। फिर दूसरा नंबर में वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तीसरा नंबर क्या था? तीसरा नंबर क्या था? तो हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इतने नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये कंप्लीट होने चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी अगर हम हेडिंग डालें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यानी आज हम पढ़ेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बढ़ने के फलस्वरूप उष्मा को उत्सर्जित करता है, हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें उष्मा जो है बाहर निकले, उत्सर्जित हो, हमने उसे क्या बोला? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोला? उष्माक्षेपी अभिक्रिया नाम दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा सब कोई लिखे। क्या लिखेगा? जिन रासायनिक के अभिक्रियाओं में, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण में, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन। उष्मा का उत्सर्जन उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो बताएं बच्चे, समझ में आया कि नहीं? कहलाता है। अब ना हम यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं कि आखिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम देखते हैं कि जब वो उत्पाद बन जाता है और उसमें से उष्मा का उत्सर्जित होता है, यानी उष्मा क्या होगा? बाहर निकलेगा। उष्मा क्या होगा? बाहर निकलेगा। उष्मा जो है, हीट जो है, बाहर अगर निकल रहा है तो हमने उसे बोला, क्या बोला? उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम दिया। यानी जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाएगा? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में अगर हम बोले कि, इधर ध्यान दें, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करेगा। क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करेगा और इसमें से क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। अब ये ना डेल्टा जो है, डेल्टा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो हीट का है। अब अभिलक्षण को याद करें। अभिलक्षण को याद करेंगे तो हम ना वहां पे दिखाया था कि अगर दिया है डेल्टा, ये क्या है? डेल्टा। तो इस डेल्टा को हमने बोला था ये क्या है? उष्मा। तो अगर हमें उष्मा लिखना होगा
तो क्या हम उष्मा भी लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम उष्मा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे उष्मा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम हीट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिंबल का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ पे हीट लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जब रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक अभिलक्षण पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक अभिलक्षण में और संकेतक में, जब संकेतक में गए थे तो हमने देखा था कि ये जो हीट है, तो हीट को हमने डेल से दर्शाया था। किससे दर्शाया था? डेल से दर्शाया था। अब अगर आप पीछे के क्लास को छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे हीट समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए कोशिश करें कि क्लास जो है प्रॉपर करें, क्लास अब्सेंट नहीं करें। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, डेल लिख देंगे। जैसे ही हमने डेल लिखा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर समझाते हैं। यानी हमने लिखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्या होगा? उत्सर्जित होगा, ठीक है। उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो यस सर लिखे कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देते हैं तो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है और उसमें से हीट बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या समझ में आया? अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक होगा ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी। क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी पे आते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण में, ठीक है, जिन रासायनिक, लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं फिर से, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण में उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप उष्मा का जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप उष्मा का उष्मा ली जाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।
एक एक लाइन में उदाहरण लिखवा रहे हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ओके, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया की अगर बात किया जाए और उष्मा क्षेपी की बात किया जाए तो उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा को ग्रहण करना और उष्मा क्षेपी का मतलब होता है उष्मा का उत्सर्जन करना। दोनों बातें अलग है। कैसे? यानी उष्मा अगर ली जा रही है तो उष्मा शोषी, अगर उष्मा उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो हमने बोला उष्मा क्षेपी। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर समझ में आ गया तब ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। फिर से बता रहे हैं, हमने बोला उष्मा क्षेपी और हमने बोला उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी का मतलब होता है उष्मा का उत्सर्जन होना, यानी उष्मा बाहर निकले, तो हमने क्या बोला? उष्मा क्षेपी। अगर हम बोल रहे हैं उष्मा शोषी तो उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा को ग्रहण करना, उष्मा लेना। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां पे अगर हम लिख दें कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्रकार का क्या यौगिक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सॉलिड अवस्था में है। किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। कैल्शियम ऑक्साइड भी किस अवस्था में होगा? सॉलिड अवस्था में होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होगा। तो अब ये पीछे जब हम लोग देखे थे, पीछे जब हम पढ़े थे तो वहां पे हम बताए थे कि अगर इसका अवस्था S है, सॉलिड है, ये S का मतलब सॉलिड, ये अवस्था क्या है? सॉलिड। और ये किस अवस्था में है? ये किस अवस्था में है? तो गैस अवस्था में है। अच्छा, अगर हम पीछे के चीज को देख ले, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होगा? तो सॉलिड अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें कि हमने बोला उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप उष्मा अगर ग्रहण की जाती है, उष्मा क्या किया गया? ग्रहण किया गया। हमने क्या बोला? उष्मा शोषी अभिक्रिया बोला। हमने क्या बोला? उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप अगर उष्मा ग्रहण किया जाता है उसे उष्मा शोषी, अगर उष्मा उत्सर्जित किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। दोस्तों समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और फिर जब हम आएंगे तो अब दो और अभिक्रिया बच गए हैं, अवकरण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण, एक बचा है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण, और एक है अवकरण। ये दो अभिक्रिया हम लोग आएंगे तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दें कि सारे बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करें कि चीजों को याद कर ले और याद करने के साथ साथ उसे समझने की भी कोशिश करें। दोस्तों तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद दोस्तों।